पर होगी भारतीय सेना। 67,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल गई है और ड्रोन मिसाइल कई घातक हथियारों की खरीद होगी। डीसी की बैठक में रक्षा मंत्रालय ने बेहद बड़ा फैसला लिया है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने कल सशस्त्र बलों के लिए हथियारों की खरीद और रखरखाव की कई प्रमुख सैन्य परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। ये परियोजनाएं 67,000 करोड़ रुपए की लागत की बताई जा रही हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद यानी की डीएसी में इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। जानकारी के मुताबिक हथियारों की इस खरीद का मकसद भारत की सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। ड्रोन मिसाइल और तमाम चीजें मिलेंगी और ताकतवर होगी भारतीय सेना। ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम लॉन्चर, ये तमाम चीजें और किस तरीके से अब और ताकतवर भारतीय सेना होने वाली है ये भी आपको बताएंगे। क्या कुछ ऐड ऑन होने वाला है, क्या कुछ खरीदा जाएगा। कॉम्पैक्ट ऑटोनॉमस सरफेस क्राफ्ट, ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम लॉन्चर, बराक 1 पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम, कॉम्पैक्ट ऑटोनॉमस सरफेस क्राफ्ट, ये तमाम चीजें ऐड ऑन होने वाली हैं। और क्या कुछ वायुसेना के लिए खरीदा जाएगा। पर्वतीय रडार की खरीद, स्पाइटर वेपन सिस्टम के अपग्रेडेशन को भी मंजूरी मिल गई है। थल सेना के लिए क्या कुछ खरीदा जाएगा। लड़ाकू वाहनों के लिए थर्मल इमेजर आधारित ड्राइवर नाइट साइट की भी खरीद की गई है। तो भारतीय सेना की ताकत अब कहीं ज्यादा बढ़ने वाली है। जल थल नभ हर तरीके से प्रहार की तैयारी के लिए अब कहीं ज्यादा चीजें ऐड ऑन होने वाली हैं, जिससे बेहद ज्यादा ताकत भारतीय सेना की अब और बढ़ेगी। 67,000 करोड़ रुपए के लिए मंजूरी मिल गई है खरीद को लेकर। अब भारतीय सेना की शक्ति अजय होगी हर मोर्चे पर। अब ये तमाम चीजों के साथ लैस होगी हमारी भारतीय सेना। 67,000 करोड़ के हथियार की खरीद को लेकर मंजूरी मिल गई है। कल ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सशस्त्र बलों के साथ मीटिंग और उसमें ये तमाम चीजें ऐड ऑन करने के लिए आप तो और मजबूत अब भारतीय सेना होने वाली है। ब्रह्मोस से लेकर ड्रोन तक अब ये तमाम चीजें ऐड ऑन होंगी। 67,000 करोड़ के हथियार होंगे, पर्वतीय रडार की खरीद और इसके अलावा स्पाइडर वेपन सिस्टम के अपग्रेडेशन को भी मंजूरी मिल गई है। लड़ाकू वाहनों के लिए थर्मल इमेजर आधारित ड्राइव नाइट साइट की खरीद, कॉम्पैक्ट ऑटोनॉमस सरफेस क्राफ्ट, ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम लॉन्चर, ये तमाम चीजें अब ऐड ऑन होने वाली हैं भारतीय सेना के खेमे में। कहीं ज्यादा ताकत अब भारतीय सेना की बढ़ेगी। हर मोर्चे पर तैयार अब भारतीय सेना अजय शक्ति के साथ दुश्मनों का सामना करने के लिए। लड़ाकू वाहनों के लिए आपको बताएं कि थर्मल इमेजर आधारित ड्राइवर नाइट साइट की भी खरीद की गई है। कॉम्पैक्ट ऑटोनॉमस सरफेस क्राफ्ट भी ऐड ऑन किया गया है। चलिए इसी पर और बातचीत करेंगे हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। वहीं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। मेजर जनरल अनुज माथुर जी, सबसे पहले तो मैं आपके पास आऊंगी। अब भारतीय सेना के खेमे में कुछ ऐसी चीजें ऐड ऑन होने वाली है जिससे दुश्मन थर थर कांपेगा। 67,000 करोड़ के खरीद को मंजूरी मिल गई है। अब कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेपनरी आएंगी। क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, क्या कुछ स्ट्रेंथ ऐड ऑन होगी। जय हिंद। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण जो लेसन हमने ऑपरेशन सिंदूर से सीखा था वो ये था कि कहीं ना कहीं हमने डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में हम उस जगह पर नहीं थे जहां पर हमें होना चाहिए था। जिस प्रकार के एयरक्राफ्ट हमें चाहिए थे, हालांकि हमारे एयरक्राफ्ट में कमी नहीं बता रहा हूं हर्षद, कोई किसी तरीके से भी, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक चीज खुल करके सामने आई थी कि हमको एआई एनेबल्ड ड्रोन मिसाइल फोर्स की आवश्यकता है। एयरफोर्स में एडवांस्ड 5th जनरेशन 5.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है। और भी मॉडर्नाइजेशन, आपको टेरेन स्पेसिफिक, मिशन स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन की आवश्यकता है। और यही बातचीत कहीं ना कहीं हमको देखने को मिल रही थी। इसी वजह से ये जो कल आपने बताया कि रक्षा मंत्री के साथ सेना प्रमुखों की और सीडीएस की जो बातचीत हुई है और उसमें काफी मॉडर्नाइजेशन के ऊपर के लिए पैसा सेट असाइड किया गया है, लेकिन इट डज नॉट स्टॉप देयर। उसके अलावा हमें बहुत सारे काम करने की आवश्यकता है। इस चीज को, जो भी हम टेक्नोलॉजी, जो भी सामान हम बाहर से ला रहे हैं, हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि उसको हम इंडिजिनस
इंडिजिनियसली डेवलप करें। अब जिस प्रकार का सिक्योरिटी एनवायरनमेंट न केवल साउथ एशिया में, भारतीय उपमहाद्वीप में, बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है, उस सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के चलते पूरी दुनिया में एक प्रकार से अपने डिफेंसेस को ज्यादा पावरफुल करने की और उनको ज्यादा स्टेबल करने की अर्चा कहीं ना कहीं एक होड़ तो नहीं कहूंगा, आवश्यकता महसूस हुई है। और बहुत सारे वो देश जो कि पहले इसमें इस प्रकार के अपने डिफेंस डेवलपमेंट और डिफेंस पे एक्सपेंडिचर नहीं करते थे, उन्होंने भी इस पे खर्चा करने का प्रयास किया है। यूरोप को आप देखें, तमाम यूरोपियन देशों ने अपना डिफेंस बजट 2, 2.5, 3 गुना तक बढ़ा दिया है। तो मेरा ये मानना है कि आज की परिस्थिति में तीनों सेनाओं के लिए और तेजी के साथ डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की आवश्यकता है। उसी का परिणाम है कि 67,000 करोड़ रुपए का हम लोग सेट असाइड किया है डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के लिए। और दूसरा, पहले क्या हुआ उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, पहले होना चाहिए था, नहीं हुआ उसको छोड़ें आप। तो अब आने वाला समय हमें क्या क्या दिखाएगा। और दूसरी चीज ये होती है कि हम उसको ये पूरी तरह से प्रयास करें कि अगर हम SU-57 की तरफ देख रहे हैं तो SU-57 का उसके बाद आने वाले समय में, चाहे वो हमारा AMCA प्रोजेक्ट हो या और भी कोई हो, उसको इंडिजिनाइज करें और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। वो बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये जितना भी इक्विपमेंट होता है वो बहुत एक्सपेंसिव और भारत के लिए नुकसान, फाइनेंशियल अर्थव्यवस्था के ऊपर असर डाल सकता है। लेकिन ये निश्चित है कि हमें अपने डिफेंस फोर्सेस के लिए मॉडर्न वेपन सिस्टम्स की जरूरत है। उसकी एक और इंपॉर्टेंट वजह जो मैंने थोड़ा सा पासिंग में मेंशन किया था कि हमारी सेनाओं को वेरीड टेरेन्स में युद्ध करने के लिए तैयार रहना है। घने जंगलों में, बहुत ऊंची की पहाड़ियों में, वेरी वेरी हाई एल्टीट्यूड, सियाचिन ग्लेशियर, गर्म इलाके, डेजर्ट्स, और तो इसलिए हमें टेरेन स्पेसिफिक डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की आवश्यकता है। या तो हम ऑल वेदर, ऑल टेरेन वेपन सिस्टम्स को डेवलप करें या टेरेन स्पेसिफिक वेपन सिस्टम्स को डेवलप करें। और मुझे लगता है कि हम लोग उस दिशा में बहुत तेजी से अग्रसर हैं और हम 5th जनरेशन, 5.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाना अपने देश में भी शुरू करने वाले हैं। उसके लिए एक बहुत हेफ्टी सम 15,000 करोड़ हमने ऑलरेडी सेट असाइड करके रखा हुआ है। और हमको अपनी आवश्यकताओं को देखना है, दबाव कहीं से आना नहीं चाहिए। अमेरिका जो F-35 ये वो, उससे हमें कोई लगता है कोई वो नहीं होना चाहिए। मतलब हमें अपनी आवश्यकता देखनी है, फिर हमें अपनी पॉकेट देखनी है, और उसके बाद हमको इंपोर्ट डिफेंस इक्विपमेंट को इंपोर्ट करेंगे। और उसके अलावा भारत की जो डिफेंस कॉरिडोर्स हमने बनाई हैं और जो HAL जिस प्रकार से काम कर रहा है, उससे हम इंडिजिनसली इस टेक्निक को और इन वेपन सिस्टम्स को डेवलप करेंगे। हर्षा, बिल्कुल बिल्कुल। अनुज माथुर जी, मैं आपसे बात कर रही थी, लेकिन अब यूके देवनाथ जी, आपसे मैं सेम सवाल लेना चाहूंगी कि क्या लगता है कितनी और स्ट्रेंथ ऐड होगी, और जल, थल और नभ, अभी कौन सा सेक्टर ऐसा है जहां पर सबसे ज्यादा लैक ऑफ इक्विपमेंट्स या अभी थोड़ा वीक है कंपैरेटिवली? कहां सबसे ज्यादा इक्विपमेंट्स ऐड करने की, वेपनरी ऐड करने की जरूरत? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले समय में भारत को ना सिर्फ पाकिस्तान और चीन की तरफ देखना पड़ेगा, हमें ऐसी इस कंटिजेंसी के लिए भी तैयार रखना पड़ेगा जब पाकिस्तान और चीन एक साथ हमारी तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल। तो उत्तरी सीमा और पश्चिमी सीमा पर जॉइंट ऑपरेशंस, जॉइंट थ्रेट को कैसे हम सामना करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर उत्तरी सीमा में हमें जॉइंट थ्रेट को एक साथ निभाना पड़ेगा, तो हमारी जो आर्मी है उसकी डिप्लॉयमेंट में थोड़ा ध्यान की जरूरत है। फिलहाल हमारी आर्मी बहुत मजबूत है, देश का जो डिफेंसिव पर्पस है वो मीट करती है बहुत आसानी से। लेकिन शायद आने वाले समय में एक लिमिटेड ऑफेंसिव कैपेबिलिटी भी डेवलप करने की जरूरत है। हमने उत्तरी सीमा और पश्चिमी सीमा में 3 स्ट्राइक कोर्स बना ली हैं, एक माउंटेन स्ट्राइक कोर भी बना रही हैं, और एक उनको ये कैपेबिलिटी अब भविष्य में एनहांस करनी पड़ेगी कि जरूरत पड़ने पर हम शत्रु की सीमा के अंदर घुसकर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर अंदर घुसकर शत्रु को दबाव में डाल सकें। ये कैपेबिलिटी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे जो दोनों शत्रु हैं उनका डेफिनेटली प्लान है कि भविष्य में वह
LAC और LOC को क्रॉस करके भारत की सीमा के अंदर घुस के भारत पर एक तरह का दबाव डालना चाहते हैं ताकि एशिया में भारत की इज्जत कम हो जाए, वर्ल्ड में भारत की इज्जत कम हो जाए। तो जो हमारे जो स्ट्राइक कोर हैं, माउंटेन स्ट्राइक कोर हैं, उनकी कैपेबिलिटीज को एनहांस करना हमारी एक बहुत ही प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। समय लगेगा, हमने उनको रेज कर लिया है, लेकिन उनकी कैपेबिलिटीज को अगले 5 या 10 साल में और एनहांस करना पड़ेगा। भारत की सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि समुद्र की तरफ हमें दिखना पड़ेगा। हिंद महासागर है, बे ऑफ बंगाल है, अरब सागर है। अब अरब सागर में हम चाहते हैं कि हमारी जो नेवी है उसका दबदबा पर्शियन गल्फ तक हो, लाल सागर तक हो, दक्षिण मेडागास्कर तक हमारी नेवी जो है वो किसी भी भविष्य में पाकिस्तानी या चाइनीज थ्रेट को ढूंढ सके, और अगर ढूंढ लेते हैं तो जरूरत पड़ने पर चाइनीज थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सके। तो ऐसी कैपेबिलिटी बिल्डिंग के लिए नेवी को भी काफी बड़ी मात्रा में सर्वेलांस इक्विपमेंट की जरूरत है। हाँ, हम 31 MQ-9 ड्रोन ले सकते हैं, जिसमें से कि 11 इंडियन नेवी के पास जाएंगे, लेकिन अभी जो अलग अलग AON यानी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को माना गया है, उस पे 87 ड्रोन्स जो हैं वो मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन होंगे, और इनसे इंडियन नेवी की सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज को बल मिलेगा। जी बिल्कुल, ये तमाम वेपनरी ताकि स्ट्रेंथ बढ़े। और अनुज माथुर जी, मैं आपके पास आऊंगी। ये जो तमाम खरीदारी की जा रही है, ऐसा कब समय आएगा जब भारत में ये सारी चीजें बनने लगेंगी? अभी हम लोग क्या लैक कर रही है कि ये यहाँ पर नहीं बनाए जा सकते? ये इसी बात के ऊपर मैं थोड़ा सा स्ट्रेस पिछली बार दे रहा था। ये क्या आवश्यकता है? देखिए, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हमारे पास का अभी अवेलेबल नहीं है, या इतनी ज्यादा वो उसमें एक्सपेंसिव होती है कि हम उसको बना नहीं सकते। लेकिन मैं ये आपको यकीन दिला सकता हूं कि कम से कम पिछले 10-12 वर्षों में इंडिजनाइजेशन के ऊपर, यानी कि आत्मनिर्भरता के ऊपर बहुत जोर डाला गया है। और यही वजह है कि आपके पास एक डिफेंस कॉरिडोर तमिलनाडु में बनी है, एक डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में बनी है। उसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, R&D पे आपने, पहले हम R&D के ऊपर पैसा बहुत कम खर्च करते थे, वो R&D के ऊपर पैसा खर्च करना हमने उसके लिए बजट, बहुत भारी भारी बजट सेट असाइड करना शुरू कर दिया है। उसमें हमने प्राइवेट पार्टनरशिप, उसके बीच में हमने जो प्राइवेट जो स्टार्टअप्स हैं और यूनिकॉर्न्स हैं, उनको हमने कहीं ना कहीं प्रयास किया है कि वो लोग भी इसके बीच में आए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मदद करें। तो मेरा यह मानना है कि आने वाला समय देखेगा कि भारतवर्ष पूर्णतया आत्मनिर्भर बन चुका है। लेकिन उसी सांस में मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि भारत का इक्विपमेंट प्रोफाइल किस प्रकार का होना चाहिए, वो आपकी जो सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है उसके ऊपर निर्भर करता है। आपकी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी चाइना के खिलाफ क्या है? क्या आप चाइना पे आक्रमण करना चाहते हैं, या चाइना को डिफेंसिव, सिर्फ वहां पर ऑफेंसिव डिफेंस बना करके रखना चाहते हैं, डिसुएसिव पोस्चर बना के रखना चाहते हैं? तो मेरा यह मानना है कि आपकी इक्विपमेंट प्रोफाइलिंग, आपकी रेजिंग्स जो होती हैं, वो सब इस बात के ऊपर ज्यादा निर्भर करती हैं कि आप क्या निर्भर उसी पे करनी चाहिए कि आपका उद्देश्य क्या है, पाकिस्तान के खिलाफ हमारा उद्देश्य क्या है, क्या बांग्लादेश हमारे को कर सकता है, उसके लिए हमें किस प्रकार की फोर्सेस को रेज करने की या सेट असाइड करने की आवश्यकता है, इंडियन ओशन रीजन में हमें क्या चाहिए। पुरानी कहावत है कि इंडियन ओशन होल्ड्स दिस की टू 7 सीज एंड हुएवर कंट्रोल्स इंडियन ओशन विल कंट्रोल द वर्ल्ड। तो मेरा यह मानना है कि भारतीय नौसेना को ज्यादा सशक्त करने की भी और आवश्यकता अभी मुझे नजर आ रही है। उसमें भी हम बहुत तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। जो आपका प्रश्न है वो बहुत ही सटीक है, और ये इस वजह से आवश्यक है कि आत्मनिर्भरता के 2 फायदे होते हैं। एक तो वो आपका पैसा, जो आपका फंड्स हैं उनको बचाते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उसको आप कंटिन्यूअसली और फर्दर इंप्रूवमेंट, डेवलपमेंट उसका चलता रहता है। और जो आने वाला जो प्रोटोटाइप है, या आने वाला जो उसका सिस्टम है, जो आपने ऑफ द शेल्फ खरीद लिया रक्षा इक्विपमेंट, तो जैसा है उसी कंडीशन में वो रहेगा, उसी में आपको प्रयोग करना तो पड़ेगा।
जब तक कि आप उसका एडवांस वर्जन उसी जगह से दोबारा ना खरीदें। अगर इंडिजिनस इक्विपमेंट है उसके ऊपर लगातार रिसर्च होती रहेगी। आपने ब्रह्मोस बना लिया, उसका मार्क 2, मार्क 3, मार्क 4, तो हर चीज लगातार इंप्रूवमेंट करके और उसमें बेहतर से बेहतर हम बना सकते हैं। जो इसी तो ये मेरा मानना है कि हमको आवश्यकता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे एक्सपेंडिचर करने की। हमको आवश्यकता है किसी ना किसी प्रकार से हर तरीके का एडवांस्ड वेपन सिस्टम अक्वायर करने की, इंडिजिनसली उसको बनाने की। एएमसीए प्रोजेक्ट इसी वजह से मुझे लगता है एक बहुत कामयाब प्रोजेक्ट सिद्ध होने वाला है। दूसरी बात ये होती है कि ये तो हमें करने की जो आवश्यकता है वो है। अब क्या है कि अब आपकी इमीडिएट जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए आपको निश्चित रूप से अगर आपको आज की तारीख में 5.5 जनरेशन स्टेल्थ फाइटर चाहिए तो उसको आप बना नहीं सकते। उसको बनाने में 5-10 साल लगेंगे। हालांकि आपने पैसा 15,000 करोड़ सेट कर दिया, लेकिन उसको बनाने में उससे निपटने के लिए आवश्यक है कि हम विदेशों से या जहां पर भी इस प्रकार के जो इक्विपमेंट निर्मित हो रहा है वहां से इसको इंपोर्ट करें। तो ये मेरे को लगता है कि हमें अपनी एयरफोर्स की, हमें अपनी नेवी की और आर्म फोर्सेस की पूरी रिक्वायरमेंट देखने की आवश्यकता है। आपका उद्देश्य आज की परिस्थिति में क्या है? नेवी का एक्सपेंशन मुझे लगता है बहुत ज्यादा आवश्यक है। देवनाथ सर बता ही रहे थे उसके बारे में, बहुत सटीक बात उन्होंने कही। और ये जो मॉडर्नाइजेशन है ये आने वाले समय में बहुत ज्यादा आवश्यक सिद्ध होगा। ये बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर का हर्षा एक बड़ा जबरदस्त लेसन निकल करके आया है कि हम एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और कहीं ना कहीं इस प्रकार के वेपन सिस्टम्स में कुछ हमारे पास कमियां थी। देखिए, जो भी कोई ऑपरेशन होता है उससे सीख लेकर के उससे आगे के बारे में लेसन्स निकाल के और इंप्रूवमेंट करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। पाकिस्तान की तरह नहीं कि आप युद्ध हारे लेकिन आप अपनी पीठ पे बैक टैप पैट करते रहें कि हम जीत गए, नहीं हो सकता। फिर आप आने वाली चीजों को नहीं, तो कितनी भी बड़ी जीत क्यों ना हुई हो, कितने भी बड़ा अच्छा प्रदर्शन आपने क्यों ना किया हो, आपको आवश्यकता है कि आप देखें कि क्या इससे बेहतर किस प्रकार से हो सकता था। और उससे बेहतर करने के लिए यदि आपको कुछ इक्विपमेंट ऑफ द शेल्फ लेना है तो उसको लें, और आपका जो डेवलपमेंट आपको इंडिजिनसली इक्विपमेंट और जो अपने वेपन सिस्टम डेवलप करना है उसको इंडिजिनसली डेवलप करें। हर्ष बिल्कुल। यूके देवनाथ जी, स्पाइडर वेपन सिस्टम में अब यहाँ पर एडवांसमेंट्स की बात भी आ रही है, तो इससे क्या कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ऐड होंगे? जी हाँ, स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही कारगर एयर डिफेंस सिस्टम है और हमने इसका इस्तेमाल बखूबी इसको डिप्लॉय किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी तब भी स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम ने बहुत अच्छा काम किया था। बिल्कुल। इसके लिए अभी हम लगातार इजराइल की जो इजराइल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है IAI उसके संपर्क में हैं और इस एयर डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा अचूक और अभेद्य बनाने के लिए पहली दरकार ये है कि इसको जैम प्रूफ बनाया जाए। हमने इंडिया में जो अंदरूनी ट्रायल्स किए उसके दौरान देखा कि भविष्य के युद्ध में हो सकता है कि दुश्मन स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम का जो सर्वेलांस सिस्टम है, उसका जो मिसाइल गाइडेंस सिस्टम है, उसको जैम कर सकता है। तो इस जैमिंग से बचने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम्स लगाए जाएंगे। ये जरूरी है भविष्य के किसी भी युद्ध में कि हम स्पाइडर का इस्तेमाल ड्रोन के खिलाफ भी कर सकें। बिल्कुल, और ये एडवांसमेंट हमें आगे चल के बेहद फायदा करने वाले हैं। खैर, इसी बीच एक बात जो हमने निकलकर सामने आई है, जिस तरीके से अनुज माथुर जी आपने भी जिक्र किया कि ऑपरेशन सिंदूर से हमने वाकई बेहद ज्यादा लेसन्स लिए हैं और उसी के बाद ये वेपनरी बढ़ाई जा रही है और स्ट्रेंथ बढ़ाई जा रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़कर अपने अपने इनसाइट शेयर करने के लिए। तो किसी भी युद्ध को पलटने के लिए एयरफोर्स का इस्तेमाल अचूक माना जाता है और ऐसे में अगर आपके पास दुनिया का सबसे अत्याधुनिक फाइटर जेट अगर हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस मिले तो क्या कहेंगे। दरअसल रूस ने Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट से हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर दुनिया को चौंका दिया। इसमें ज़िरकॉन मिसाइल को इंटीग्रेट किया जिसमें स्पीड मैक 9 और रेंज 1000 किलोमीटर है। रूस ने अपनी 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 से हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर दुनिया को अपने सैन्य कौशल का एक नया ट्रेलर दिखाया। आइए रिपोर्ट दिखाएं।
रूस ने एक बार फिर से दिखा दिया कि वो दुनिया की बड़ी महाशक्ति क्यों कहलाता है। रूस ने Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट से हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर तबाही का ट्रेलर दिखाया है। सोच कर देखिए कि अगर किसी स्टील्थ फाइटर जेट से हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च किया जाए तो क्या अंजाम हो सकता है। इस टेस्ट की पुष्टि रूसी एरोस्पेस फोर्सेज के चीफ ऑफ द मेन स्टाफ और फर्स्ट डिप्टी कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अलेक्जेंडर मैकस्मितोव ने की है।